गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपको स्वागत है कैरियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। जैसे आप जानते हैं कि 2023 एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने हिंदी काव्य खंड को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला कविता होगा हमारा कड़बक। कड़बक एक शानदार सा कविता है, मलिक मोहम्मद जैसी का लिखा हुआ। ओके, तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं मलिक मोहम्मद जैसी के थोड़ा सा परिचय जानते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना बच्चों कि कवि परिचय से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, इसलिए कवि परिचय को बहुत ही केयरफुली सुनने की जरूरत है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कवि परिचय में। सबसे पहले कवि परिचय में हम बात करेंगे, ये देखिए मलिक मोहम्मद जैसी हैं। इनका जन्म जो है 15वीं सदी के उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 1492 ईस्वी में, ये याद रखना है, ठीक है ना। निधन 1548 ईस्वी में अनुमानतः है। भले ही बुक में हमारा अनुमानतः लिखा है, लेकिन यह हम लोग के लिए एग्जैक्ट डेट है। ओके, निवास स्थान इनका जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। और बच्चों, इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज है। ओके बच्चों, अगर इनके हम वृत्ति पे बात करें तो पहले प्रारंभ में गांव पे रह करके इन्होंने खेती का काम किया, जायस में रह करके। उसके बाद सूफी संतों के साथ ये घूमने लगे और संत बन गए। इनकी पूरी वृत्ति यही रही है। उसके बाद गुरु इनके जो रहे हैं सूफी संत शेख मोहिंदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनके गुरु रहे हैं। और बच्चों, व्यक्तित्व पे बात करें तो जन्म से ही ये कुरूप थे और उसके बाद भी चेचक हो जाती है इनको। आप जानते होंगे बड़ी बड़ी चेचक पहले हुआ करता था और बड़ा बड़ा चेचक हो जाता है। इससे और भी इनका चेहरा कुरूप हो जाता है और रूपहीन होने के साथ साथ बाईं आंख और कान से वंचित हो जाते हैं। मतलब बाईं आंख और कान से इनको सुनाई नहीं देता है। मृदु भाषी हैं, मधुर भाषा बोलते हैं और मनस्वी और स्वभावतः संत, और एकदम शांत बुद्धि के और स्वभाव से देखने में ही ये संत दिखाई देते हैं। ओके, इनकी कई सारी रचनाएं जो पूरी मतलब इनकी लाइफ का बहुत इनके लाइफ में इनको अचीवमेंट दिलवाया है, जिसमें से एक है पद्मावत है इनकी रचना। बच्चों, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, कई सारी रचनाएं हैं। लेकिन बच्चों, आपको दो रचनाओं को याद रखना है, एक पद्मावत को और एक आखिरी कलाम को। जैसे बहुत बड़े बड़े कवियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, उसी तरीके से इनका पद्मावत एक बहुत बड़ा ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। और ये पद्मावत एक बहुत बड़ी लव स्टोरी कहानी है। ओके, ऐसे आप लोगों ने तो पद्मावत का नाम सुना ही होगा, इस पे मूवी भी बन चुका है पद्मावत। ओके, जी हाँ, वही पद्मावत पे हम बात करने जा रहे हैं जिसके रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया है। आइए पद्मावत के बारे में थोड़ा सा हम कुछ और भी फोकस करेंगे। पद्मावत जिसमें चित्तौड़, नरेश, रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। ओके, और यह प्रेम कथा और भी बेहतरीन हो जाती है। इसमें ट्रायंगुलर लव हो जाता है जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन जब इस कहानी से जुड़ जाते हैं तो ये प्रेम कथा और भी अद्भुत हो जाती है। ओके, तो बच्चों, फिलहाल मुझे ये कहना है कि जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वह मलिक मोहम्मद जैसी के जो रचना है पद्मावत, उसी से ये लिया गया है। ओके, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम पीर के कवि हैं। बच्चों, अलग अलग रस होते हैं, वीर रस होते हैं, प्रेम श्रृंगार रस होते हैं। उसी तरीके से ये प्रेम पीर के कवि हैं। मतलब इनकी कविताओं जो है ये प्रेम का आभास करवाएगा और साथ ही साथ यह कविता
अवधि में लिखा गया है। इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद ये पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से है। मतलब पद्मावत इनकी जो बहुत बड़ी रचना है उसका प्रारंभिक छंद और अंतिम छंद से इस कविता को लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देर किए हम बढ़ते हैं अपने कविता की तरफ, जिस कविता का नाम है कड़बग। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कड़बग का मीनिंग क्या होता है, कड़बग का अर्थ क्या होता है। बच्चों, जैसे इंग्लिश में एस्टेंजा, हिंदी में आप छंद जानते हो, उसी तरीके से हम जो आपको मैंने पहले ही बताया है कि यह कविता अवधी भाषा में लिखा गया है। तो अवधी भाषा में पैराग्राफ को हम कहते हैं कड़बग। ओके, पैराग्राफ को कहते हैं कड़बग। और यह कविता में 2 कड़बग है, मतलब 2 पैराग्राफ है। यह कविता पद्मावत से लिया गया है और फर्स्ट कड़बग इसके पद्मावत के प्रथम छंद से लिया गया है और सेकंड कड़बग जो है पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कड़बग। और फर्स्ट कड़बग हम स्टार्ट करें उससे पहले आप ये बात समझें कि फर्स्ट कड़बग का सारांश क्या है। फर्स्ट कड़बग में मलिक मोहम्मद जैसी कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इसमें गुण और रूप की तुलना की गई है और इसमें स्पष्ट रूप से कवि ये कहते हैं कि रूप से अधिक महत्व है गुण का। ओके, तो ये प्रथम छंद का हमारा पूरा सारांश है। तो आइए अब हम लाइन बाय लाइन कविता को समझेंगे। आइए चलते हैं, कविता का शुरुआत करते हैं। आप देखोगे लिखा है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। ध्यान से आप समझोगे, एक नैन मतलब एक नैन मीन्स होता है आंख। कवि मोहम्मद का मतलब मलिक मोहम्मद जैसी का कितनी आंख है? एक आंख है, लेकिन वो गुणी है। गुणी मीन्स होता है बेटा वो गुणवान है। कहते हैं मेरे पास एक ही आंखें हैं लेकिन मेरी एक आंख बहुत ही गुणवान है। सोई विमोहा जेई कवि सुनी। और जो मेरी कविताओं को सुनता है ना, जो मेरी रचनाओं को सुनता है ना, वो विमोहित हो जाता है। जो मेरे कविताओं को सुनता है ना, वो विमोहित हो जाता है और मेरा रूप और मेरी एक आंख उसको दिखाई नहीं देता, मेरी रचनाएं दिखाई देती है, मेरे गुण दिखाई देता है और मेरी रचनाएं बोलती है। और वो जब पढ़ता है मेरी रचनाओं को जो व्यक्ति, वो बिल्कुल मोहित हो जाता है कि वाह क्या इन्होंने लिखा है। मतलब आप यहां समझोगे तो यहां भी कवि ने ये बताया है कि रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है गुण को होना। ओके, तो दूसरे लाइन में हम चलते हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा। विधि मीन्स होता है बेटा ईश्वर और अवतारा मीन्स अवतार देना। और चांद जैसा मतलब कह रहे हैं ईश्वर ने जिस प्रकार से हमारे अंतरिक्ष में एक चांद को बनाया है, इतना खूबसूरत बनाने के बाद भी दी ही कलंक कहीं उजियारा। चांद में भी कलंक दे दिया है, चांद में भी थोड़ा सा धब्बा दे दिया है। कभी अपने को कहता है कि चांद में धब्बा देने के बावजूद भी चांद अपनी शीतल रोशनी से प्रकाशित करता है हम सबको। उसी तरीके से कवि कहता है हम भी चांद के तरह ही हैं इस धरती पर। भले ही ईश्वर ने मुझे कुरूप होने से नवाजा है, ईश्वर ने मुझे कलंक दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं भी इस धरती पर चांद के जैसा ही हूं जो अपने गुण से लोगों को प्रकाशमय कर रहा हूं। ओके, जग सूझा एक ही नैनाहा। वाह कितना सुंदर लाइन कवि ने कहा है कि जग सूझा एक ही नैनाहा, कि पूरा एक ही नैन में, मतलब कह रहे हैं कवि कि जग सूझा एक ही नैनाहा मीन्स कवि के पास कहता है कि हमारे पास एक ही नैन है, लेकिन यह नैन से मैंने पूरे संसार को समझ लिया, पूरे संसार को मैंने समझ लिया है। ओवा सुख अस नखतन महा। जिस तरीके से नखतन महा का अर्थ होता है बाबू नक्षत्रों के बीच, जिस तरह से एक शुक्र तारा है
जो सारे ताराओं से अधिक चमकीला है। उसी तरह से लेखक कह रहा है कि मेरे पास एक ही नयन है, लेकिन वो शुक्र तारा की तरह अधिक चमकीला है। मैं एक ही नयन से पूरे संसार को देख लिया हूं। ओके, नेक्स्ट में कवि कहता है जो लही अंबही डाब न होई। बहुत शानदार पंक्ति है, जरा ध्यान से सुनेंगे। जो लही अंबही डाब न होई, मतलब जो लही जब तक, अंबही मीन्स आम के पेड़ में, डाब मीन्स होता है बाबू मंजर, न हुई, जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं निकलता है ना, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है। मतलब लेखक का कहने का मतलब यह है कि आम के पेड़ पे जैसे ही मंजर आता है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसमें सुगंधित हो जाता है। उसी तरीके से हम मानव हैं, जैसे ही हम गुणवान बनते हैं, हमारे अंदर गुण आती है, हमारी भी प्रतिष्ठा उसी तरह से बढ़ जाती है ना। ध्यान देना, कीन्ही समुद्र पानी जो खारा। ये देखो बहुत शानदार पंक्ति लेखक ने कहा है, चाहे समुद्र खारे पानी का समुद्र, समुद्र पानी जो खारा, खारे पानी का समुद्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो अति भायो असूझ अपारा। मतलब इसका मतलब कभी कहता है कि खारे पानी का समुद्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसमें पानी क्यों ना हो, लेकिन एक प्यासा व्यक्ति उसके पनघट पे बैठ करके और प्यास से मर जाएगा, वो पानी किसी काम का नहीं है। मतलब लेखक ये कहना चाहता है, इसका मतलब कि अगर आपके पास गुण हो, आप अमीर हो, तो आप अगर किसी के काम नहीं आते हैं, आपका गुण किसी का काम नहीं आता है, आपसे कोई कुछ सीखता नहीं है, तो फिर आपके पास वैसा गुण होने का कोई मतलब नहीं है। ओके, अब देखो एक हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार यहां पर एक बात कहा गया है, कितनी सत्यता है इसमें आई डोंट नो, बट यहां बात है तो मुझे कहना है। ध्यान देना, सुमेरु पर्वत का नाम आपने सुना होगा, सुमेरु पर्वत का। ऐसे हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसी मान्यता है कि एक बार शंकर जी ने गुस्सा होकर के और उस पर अपना त्रिशूल चला दिया था और सुमेरु पर्वत का टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, और उसके बाद सुमेरु पर्वत किस चीज का हो गया था? कंचन का हो गया था, सोने का बन गया था। ठीक है ना। जो जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब सुमेरु पर्वत को शंकर ने त्रिशूल से विनाश कर दिया, भाग कंचन गिरे लाग आकाशा, और उस विनाश के बाद वह कंचन का बन गया था, सोने का बन गया था। ओके, अब देखो, जो लही घरी कलंक न परा। बहुत शानदार पंक्ति है बेटा, और इसमें से खूब एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो लही घरी, घरी समझते हो, घरी, कलंक। देखो सोनार की दुकान पे जाओगे ना, तो सोना को पिघलाने के लिए एक छोटा सा वो बर्तन रखता है, बाहर से बिल्कुल काला हुआ रहता है, उसी में सोना को पिघलाया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग घरी कलंक। कंच का अर्थ होता है कच्चा, रॉ मेटेरियल। जब बेटा सोना निकलता है ना, तो वो रॉ मेटेरियल में होता है, वो प्योर सोना नहीं होता। होई नहीं कंचन कारा, मतलब जब तक उस काले घड़ी में सोने को तपाया नहीं जाता है, तब तक सोना कंचन नहीं बनता है, शुद्ध सोना नहीं बनता है। उसी तरीके से हम मानव की लाइफ है, आपकी जीवन है, जितनी ही आप तप करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, तो आप गुणवान बनोगे। अगर इसका कोई शॉर्टकट वे ढूंढेंगे तो आप गुणवान नहीं बन सकते हैं। ओके, अब चलो, बहुत ही शानदार लाइन है अगला। एक नैन, मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मेरा एक नैन है, जस दर्पण, लेकिन वो भी दर्पण के जैसा है। दर्पण से क्यों अपने नैन को तुलना किया है कवि ने? क्योंकि बेटा दर्पण एक ऐसा चीज है जो आपके सत्यता को दिखाता है, आपके रियलिटी को दिखाता है। आपके चेहरे पे कलिख लगा होगा, कलिख दिखाएगा, आपके चेहरा सुंदर होगा, सुंदर दिखाएगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसी लिए इन्होंने अपने एक नैन का तुलना दर्पण से किया है कि एक नैन जस दर्पण, नैन मेरे एक ही है, लेकिन वो दर्पण की तरह है, इस सारे संसार के अच्छाई बुराई सबको दिखाता है। और ते ही निर्मल भाव, वो इतने निर्मल है ना मेरा आंख
मुझे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है कि हे ईश्वर तूने क्यों मुझे एक ही आंख दिया। नहीं, ये एक ही आंख मेरा पर्याप्त है, शुक्र तारा की तरह है। कहा है यहां पर शुक्र तारे की तरह है, और इतने निर्मल है ना, दर्पण की तरह मेरे एक ही आंख है। इससे दुनिया की हर अच्छाई और हर बुराई को मैं देख लेता हूं, इसलिए मेरे ईश्वर से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ओके, तो सब अगली बात क्या कर रहे हैं, सब रूपवंत गही मुख जोही कई चाओ। और मैंने तो ये देखा है कि अच्छी अच्छी रूपवंत लोग, अच्छी अच्छी चेहरा लेकर लोग गही मुख जोई कई चाओ, मेरा इंतजार करते हैं, मेरा मुख देखते हैं कि चलो शायद मलिक मोहम्मद जैसी से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। अर्थात कवि यहां भी कह रहा है कि रूपवंत होने का कोई मतलब नहीं है, हमें गुणी बनना है, हमें अपने अंदर गुण विकसित करना है। ओके, तो आई होप कि पहला ये कड़वक आपको समझ में आया होगा। और अब चलते हैं दूसरे कड़वक में, ध्यान से समझना। आपको देखो कह रहा है, थोड़ा सा कवि हम लोग को भावनात्मक जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, माने मलिक मोहम्मद कहते हैं कि मैं इस कविता को जोर जोर करके सुना रहा हूं, आपको जोड़ जोड़ के गा रहा हूं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, और जो मेरी कविताओं को सुनता है ना, उसको प्रेम पीर की एहसास होती है। वो कहता है कि हाँ, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम पीर के कवि हैं। तो याद रखना, मलिक मोहम्मद जैसी कौन से कवि हैं, प्रेम पीर के कवि हैं। ओके, देखो सेंटिमेंटल कवि हम लोग को कैसे जोड़ता है, जोरी माने कविता को जोड़ने के लिए, लाई रकत कैलेई, उन्होंने लेई बनाया है। किस चीज से, अपने खून से लेई बनाया है इस कविता को जोड़ने के लिए। गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई, और इस लेई को सानने के लिए नैन के जल का इस्तेमाल किया है कवि ने। भावनात्मक रूप जोड़ रहा है कवि हम लोग को, और कह रहा है क्या, ओ मन जानी कबित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। जगत मीन्स संसार, चिन्ह मीन्स पहचान। कह रहा है कवि, ओ मन जानी कबित अस किन्हा, यह जान करके, यह सोच करके मैं इस कविता का निर्माण कर रहा हूं, रचना कर रहा हूं ना, कि मकु यह रहे जगत में चिन्हा, क्योंकि मैं हमेशा जीवित नहीं रहूंगा। ये कविता मेरी पहचान के रूप में इस संसार में रहेगा और लोग मेरी तारीफ करेंगे। इसलिए मैं रक्त के लेई से बना रहा हूं, इस कविता को जोड़ रहा हूं, नैन जल से उस लेई को सींच रहा हूं। ओके, और इसका अर्थ बेटा और आगे समझ में आएगा, जरा ध्यान से समझना। कहां सो रतन सेनी अस राजा, वाह क्या शानदार बात कहा है कवि ने यहाँ पे। कह रहे हैं हम क्यों लालच में पड़े, क्यों न कविता लिखें। अरे वो रतन सेनी राजा, इतना अच्छा राजा आज वो कहां है, रतन सेनी राजा वो कहां है, नहीं है आज। कहां सुआ असिबोधि उपराजा, और वो सुआ कहां है, जो बुद्धिमान था इतना, उसकी बुद्धि की कोई जवाब नहीं थी, वो सुआ भी आज जीवित नहीं है। कहां अलाउद्दीन सुल्तानो, और वो अलाउद्दीन सुल्तान दिल्ली का आज वो कहां है, वो भी नहीं है। कहां राघव जय किन ही बखानो, और वो राघव कहां है जिनके गुण को बखान किया नहीं बनता, इतने वो गुणवान थे। और कहां स्वरूप पद्मावती रानी, और वो विश्व की सबसे सुंदर रानी पद्मावती आज वो भी कहां है, कोई नहीं है। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई इस धरती पे नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी कहानी इस धरती पे रहेगी। इसलिए मैं रक्त के लेई बना करके, मैं नैन जल से सींच करके इस कविता को लिख रहा हूं कि मैं भी एक दिन नहीं रहूंगा, लेकिन इस जगत में, इन संसार में कविता मेरी क्या रहेगा, एक पहचान रहेगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगले छंद में चलते हैं हम। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, कीर्ति मीन्स समझते हो, कीर्ति मीन्स गुण होता है। वो पुरुष इस धरती पे सबसे धनी है जिसकी लोग गुणगान करते हैं। वो BMW फॉर्च्यूनर रखने वाले लोग धनी नहीं है,
उसको लोग भूल जाएंगे। वो लोग सबसे धनी है ना जिसकी लोग गुणगान करते हैं, जिसकी व्याख्या होती है, जिसको लोग तारीफ करते हैं। फूल मरे पर मरे न बासु, अरे वो लोग जिनकी गुणगान होती है ना, वो उस फूल के तरह है जैसे फूल सूख भी जाता है ना तो सुगंध लोगे ना तो उसका गंध आता है। तो जिनके गुणगान होती है, जिसके पास कीर्ति है, जो गुणवान है, फूल के तरह ही अगर वो मर भी जाएगा ना तो उसके गुण को लोग याद करेगा। ओके, के न जगत जस बेचा, ध्यान देना, जस फिर जस मीन्स आ गया गुण, मतलब पूरे संसार में कोई जस को बेच नहीं सकता है, गुण को बेच नहीं सकता है, आप गुण खरीद नहीं सकते हो। के न लिन जस मोल, और जस का कोई मूल्य भी नहीं है, गुण का कोई मूल्य नहीं है। और ना जस को हम बेच सकते हैं, ना इसका मूल्य लगा सकते हैं। जो यह पढ़े कहानी, ध्यान दीजिएगा, बड़ी शानदार मीनिंग बताने वाला हूं। जो यह पढ़े कहानी, जो मेरी कविता को सुन रहा है ना, मेरे मन में ऐसी भावना है ना, हम समरो दुई बोल, हो मेरे लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने डिस्ट्रैक्ट किया है आपको। जो यह पढ़े कहानी, कवि कहते हैं जो ये कहानी पढ़े, हम समरो दुई बोल, कवि कहता है वो मेरे बारे में दो शब्द में बखान करे, ये मेरी लालसा है। यह सोच करके मैंने कविता का निर्माण किया है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे पूरा आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।